ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना पांडे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और उत्तर प्रदेश के औरैया में किसान अब धीरे धीरे लेकिन लगातार खेती के लिए तकनीक अपना रहे हैं। जिला प्रशासन कीटनाशकों के छिड़काव सहित खेती से जुड़े कामों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए वो इफ्को की मदद भी ले रहे हैं, जिससे कि खेती का काम तेज, सस्ता और सुरक्षित हो जाए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया में किसान अब धीरे धीरे लेकिन लगातार खेती के लिए तकनीक अपना रहे हैं। जिला प्रशासन कीटनाशकों के छिड़काव सहित खेती से जुड़े कामों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए वो इफ्को की मदद ले रहा है, जिससे खेती का काम तेज, सस्ता और सुरक्षित हो जाएगा। धान के खेतों में भरे हुए होते हैं पानी के, उसमें कहीं अजगर मिलते हैं, कहीं अन्य तरह के जीव जंतु मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब आदमी को दिक्कत होती थी अंदर जाने में, दवा स्प्रे करने में या कोई खाद को डालने में। अब जो इफ्को ने जो ड्रोन प्रोवाइड करवाया है, इसको आप इसमें आप हवा हवा मतलब ड्रोन के माध्यम से अगर स्प्रे करवाएंगे तो उससे बाहर से ही खड़े होकर ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। ड्रोन की लागत तो 1 एकड़ की है 300 रुपये, और इसका समय जो है 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ हो जाता है। 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ होने के बाद, और इसमें किसान को लाभ भी रहता है। जो ये केमिकल वाली फर्टिलाइज़र आ रही है, इससे अच्छा है कि आप ये नेचुरल जो फर्टिलाइज़र जो DAP मिल रही है लिक्विड में, उसको आप यूज़ करें, तो पैसा भी बचेगा, आपकी मिट्टी भी बर्बाद नहीं होगी। जिला प्रशासन ज्यादा से ज्यादा ड्रोन को काम पर लगाने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद करना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना है। अब तक जनपद में 2 ड्रोन थे इफ्को के द्वारा, उसमें नैनो यूरिया और DAP, लिक्विड DAP दोनों का मिक्सर करके छिड़काव, और जितना एक्चुअली हम लोग मैनुअली छिड़काव करते हैं उससे बेहतर कार्य करते हैं। 10 मिनट में 1 एकड़ के क्षेत्र को वो छिड़काव करते हैं। और जो प्राइवेट ड्रोन दिए जा रहे हैं, अभी तक 2 ड्रोन है, 2 और आ रहे हैं, 4 ड्रोन हो जाएंगे। हमारे 2 महीने में प्रयास है कि हम 7 लाख से 7 में 1-1 ड्रोन करें, और किसान भाई इससे के ले जाके छिड़काव कर सकते हैं और उत्पादन ज़्यादा बड़ी मात्रा में। ड्रोन किसानों को खेती की देखभाल के लिए मजदूर खोजने की मुश्किल से निपटने में भी मदद करेंगे। और सुप्रसिद्ध लोक गायिका 72 वर्षीय शारदा सिन्हा ने दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। और इस खबर ने देश भर में उनके शुभ चिंतकों को झकझोर कर बताया जा रख दिया है। और शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी हर तरफ बज रहे हैं। और इस महापर्व के बीच उनकी निधन की खबर से प्रशंसकों में मायूसी छाई है। पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। बिहार की स्वर कोकिला का दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात को निधन हो गया। शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 27 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के मुताबिक 72 साल की गायिका 2017 से मल्टीपल माइलोमा नाम के कैंसर से पीड़ित थी और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले में 1 नवंबर 1952 को हुआ था। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था। गायन में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। मातृशोक से गहरा शोक होता नहीं है संसार में, और मैं तो खैर अपनी माँ से बहुत विशेष कर मेरा बहुत लगाव, मैंने बहुत लंबा समय उनके कार्य में भी लगाया है। बहरहाल परिजनों का शोक एक अलग चीज़ है, वो सबको होता है। माँ तो ऐसी व्यक्तित्व हैं जो सबकी हैं, किसी एक की नहीं है, पूरे संसार की हैं। और सभी उनके श्रोता और चाहने वाले सभी बहुत दुखी हैं, सब फूट फूट कर रोए हैं फ़ोन कर कर के मुझे। तो ये सबके लिए बहुत शोकाकुल समय है। और इनका निधन ऐसे नहाए खाए के दिन होना, इसने और सबकी पीड़ा और दर्द में शायद एक अजीब सी चुभन ऐड कर दी है। पता नहीं ये क्या कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसा कैसे हुआ कि छठ के पहले दिन ही शारदा जी
ने अपना शरीर त्याग दिया। ये मेरे लिए भी एक प्रश्न है। 22 सितंबर 2024 को शारदा सिन्हा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन हो गया था। पति के देहांत के बाद से वो सदमे में थी, जिससे धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शारदा सिन्हा बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके गीत हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से, शारदा दीदी से। अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। बिहार की स्वर कोकिला, देश की जानी मानी लोक गायिका, हम सब की प्रेरणा स्रोत, भोजपुरी भाषा को एक उच्च स्थान पर पहुंचाने वाली आवाज़, हमारी प्यारी आदरणीय शारदा सिन्हा दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। ये बहुत ही दुख की बात है। इस बात को स्वीकार कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अभी तो उनसे बहुत कुछ सुनना बाकी था, और भले ही वो हमारे बीच शारीरिक रूप में नहीं होंगी, मगर उनकी आवाज़ तो हम सब के दिलों में सदैव बसती रहेगी। इस दुनिया में, इस संसार में जब तक ये सृष्टि है, तब तक उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। बिहार लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन के बाद देखा जा रहा है शोक की लहर है। और छठ के पहले दिन ही अंतिम यात्रा, आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शारदा सिन्हा की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है, याद किया है और भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, और आपने उनके गाने जो हैं छठ पर्व को लेकर के हमेशा से ही सुने होंगे। और छठ जो पर्व है वो भी चल रहा है, छठ के पहले दिन ही वो हमारे बीच नहीं रही। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है। और इसी के साथ ही साथ शारदा सिन्हा आज हमारे बीच भले ही ना रही हों, लेकिन उनकी यादें, उनके जो गाए गाने हैं छठ को लेकर के हमेशा से ही याद किए जाएंगे। उन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं भोजपुरी में जो सभी को समेट कर रखती है। साथ ही देखा जा रहा है कि तमाम जो कलाकार हैं उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त शोक की लहर पूरे देश भर में देखी जा रही है। शारदा सिन्हा के निधन के बाद कोई उन्हें दीदी कहकर बुला रहा है, तो कोई किसी प्रेम पूर्वक लिए गए नामों से उन्हें संबोधित कर रहा है। आज उन्हें सभी याद कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ है। लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, जिनका निधन हुआ है, आज हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच हमेशा से ही तरोताज़गी बनाए रखेंगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम सिक्योरिटी के बीच अंतिम यात्रा की जो तैयारी है शारदा सिन्हा की, वो देखी जा रही है। अश्रुपूर्ण जो विदाई है लोग कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उनके दिनों को, उनके साथ बिताए गए पलों को। तो तमाम दिग्गज धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, एक अंतिम विदाई देने के लिए, साथ ही एक अंतिम झलक पाने के लिए।
तो लोक गायिका शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही हैं। देश भर में शोक की लहर देखी जा रही है। साथ ही भोजपुरी स्टार्स भी उनको श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि, भावपूर्ण जो श्रद्धांजलि है, अश्रुपूर्ण जो श्रद्धांजलि है वो दे रहे हैं। इसी के साथ ही साथ उनके साथ किए गए कार्यों को भी गिनाते नजर आए। तो कई पलों को जो शारदा सिन्हा के साथ बिताए गए हैं उनको याद किया जा रहा है। अपने अपने तरीके से सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है। ये अंतिम पड़ाव है शारदा सिन्हा का और ये देखा जा रहा है भारी सिक्योरिटी में सुरक्षा के सभी इंतजाम हैं और इसी के साथ ही साथ शारदा सिन्हा की अंतिम विदाई की जो तैयारी है वो देखी जा रही है। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी, जहां पर उत्तराखंड निवास कार्यक्रम में लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे हैं सीएम धामी। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। नींद में न जाकर इस काम को आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं पूर्व सांसद आदरणीय काशी जी समेत सभी पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और उत्तराखंड निवास निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले हमारे अधिकारीगण। विनोद सुमन जी उधर से मुस्कुरा रहे हैं और क्योंकि राज्य संपत्ति के सचिव हैं और सभी इनकी पूरी टीम। मैं सबका आज इस अवसर पर बहुत आप सभी का करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले जो कुछ दिन पहले हमारे राज्य में अल्मोड़ा जनपद के मरकुला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई और उनके कारण से पूरा राज्य शोक में है। लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पहले से निर्धारित हो गया था, इसलिए हमने और भी इसको चूँकि भव्य बनाने का आप सबने बड़ा प्रयास किया, लेकिन इसको बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का, और क्योंकि शेड्यूल पहले से लगा, अनेक लोगों को जानकारी दे दी गई थी, इसलिए इसका आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को बहुत आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान, और जो घायल हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हूँ। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह और निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूंकि समयाभाव है कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए, मैं कहूँ काफ़ी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं आदरणीय विधायकगण। थोड़ा कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब बचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दाता है। और जैसा राधा जी ने बताया है, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोग है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देखेंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी
अद्वितीय कला है, उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य है। इसकी दीवारें पारंपरिक रूप से जो शैली के सुंदर पत्थरों से निर्मित है, जो हमारी सांस्कृतिक घर है, उस सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करने का काम करती है। क्योंकि मैं इसके लोकार्पण से पहले पिछले लगभग 100 में अनेक बार यहाँ इसको देखने आया था, इसकी लगातार प्रगति को देखने आया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भवन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सांस्कृतिक सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ साथ विदेश से भी जो अतिथि आएंगे उनको भी, और उत्तराखंड के लोग तो है ही है, उन सभी को भी यहाँ पर एक बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा और आरामदायक आवास व्यवस्था तथा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और जो भी आते हैं अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। तो ये भवन भी इस दिशा में हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही ये भवन करेगा कि जो भी यहाँ आएंगे एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस भवन में हमारे जो पारंपरिक जो व्यंजन हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में दिए गए हैं, व्यंजनों को इसमें परोसा जाए। और इसी बीच अमरोहा से खबर आ रही है। अमरोहा से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट का मामला है और एसपी ने पीआरबी हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है। अमरोहा से आपको एक खबर बता रहे हैं, हाईवे पर गश्त के दौरान देखा जा रहा है तैनात था दरोगा। हाईवे पर गश्त ड्यूटी में तैनात था हेड कांस्टेबल और देखा जा रहा है कि ड्यूटी में लापरवाही के चलते की गई कार्रवाई। बदमाशों ने लगभग 5.5 लाख की लूट की थी। जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और लूट की वारदात हुई है। पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी के साथ ही साथ एसपी ने पीआरबी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। हाईवे पर गश्त ड्यूटी में हेड कांस्टेबल तैनात था, जिसको निलंबित किया गया है और ड्यूटी में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। अमरोहा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट का मामला है और मामले में हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। तो ड्यूटी में लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर फर्जी आईडी बनाकर महिला की अश्लील फोटो वायरल की गई है। महिला के नाम पर युवक ने इंस्टाग्राम पर बनाई फर्जी आईडी और युवक ने शादी तुड़वाने के लिए वायरल की है अश्लील फोटो। साइबर थाने में युवती के पिता ने केस को दर्ज कराया है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर अश्लील फोटो वायरल करने पर पिता ने केस दर्ज कराया है और महिला के नाम पर युवक ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई थी। युवक ने शादी तुड़वाने के लिए वायरल की थी अश्लील फोटो
और साइबर थाने में युवती के पिता ने केस दर्ज कराया है। तो महिला के नाम पर युवक ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई और फर्जी आईडी बनाने का कारण शादी को तुड़वाना था। तो साइबर थाने में युवती के पिता ने इस बात को लेकर के केस भी दर्ज कराया है। और अलीगढ़ से खबर है, जहां पर पीड़ित महिला ने तांत्रिक के खिलाफ की है शिकायत। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है। तो ये अलीगढ़ से खबर है, आपको बता रहे हैं पीड़ित महिला ने तांत्रिक को लेकर देखा जा रहा है शिकायती पत्र दिया गया है। जादू टोने को लेकर के घर तोड़वाने का आरोप भी लगाया। मौलाना पर पति पर टोना कर तलाक देने के लिए भी आरोप लगाया है। तांत्रिक मौलाना जादू टोना का वीडियो भी दिखाया और वीडियो भेजता था। महिला पर तांत्रिक की करतूत से परेशान महिला पहुंची एसएसपी के दरबार और देखा जा रहा है कि महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव बना रहा था। तो एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मौलाना तांत्रिक के खिलाफ भी शिकायती पत्र दिया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है। अलीगढ़ एसएसपी ने महिला को न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया है। एसएसपी ने पीड़िता की तहरीर पर तांत्रिक पर जांच करने के भी निर्देश जारी किए हैं। तो पीड़ित महिला ने तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं। मेरा मम्मी ससुर है, वो अंदर तांत्रिक है, ताबीज गंडे की वीडियो बना के मैं डालता, मेरे पास मौजूद है वीडियो। क्या समस्या आ रही है? मुझे समस्या आ रही है, मैं इसके साथ ना कार्रवाई करी जाए। और क्या क्या परेशानी है, क्या आरोप लगाता है तुमको? जब मुझसे कहता तुम्हें ना चेली बन जा, मुझसे मुरीद हो जा, नहीं तो मैं देना है जो कल 3 डिवोर्स करके ना 3 तलाक करके अपने भांजे के साथ छुड़वा दूंगा। शादी को कितना समय हो गया? मैं 7 महीने हो गए, मैं 3 महीने की ना 5 महीने की गर्भवती हूँ मैं। आज आप एसएसपी कार्यालय आई, कप्तान साहब से आप मिली है, क्या आश्वासन मिला है? मैं आश्वासन मिला इसके साथ इसकी कार्रवाई होगी हफ्ते के खिलाफ। कहाँ की रहने वाली है? थाना कौन सा लगता है? कोतवाली। और रायबरेली से खबर है, इस वक्त बता रहे हैं आपको पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है छठ पर्व। रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो छठ पूजा को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और छठ पूजा को लेकर के प्रशासनिक तौर पर तैयारियां भी देखी जा रही हैं। गंगा घाट नदी के किनारे साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है। आज नदी गंगा घाट के किनारे बनाई जाएगी बेदी और कल डूबते हुए सूर्य को महिलाएं अर्घ देंगी। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत संपन्न भी होगा। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है। इसी के साथ ही साथ चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर के व्रत को पूर्ण किया जाएगा। रायबरेली से ये तस्वीर है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व की मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में सबसे बड़ा बैंकिंग जो नेटवर्क है वो बनाया जाएगा। यूपी में 3 बैंकों के विलय के बाद आकर लेगा बैंकिंग नेटवर्क और बड़ौदा बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यूपी बैंक के विलय होने के बाद देखा जा रहा है एक नेटवर्किंग बनाया जाएगा। तीनों बैंकों को मर्ज करके यूपी राज्य ग्रामीण बैंक और यूपी राज्य ग्रामीण बैंक की एसबीआई से भी ज्यादा शाखाएं होंगी। एसबीआई की प्रदेश में सर्वाधिक शाखाएं यानी कि 2780 हैं।
यूपी राज्य ग्रामीण बैंक की शाखाएं 4,317 होंगी और इसी के साथ ही साथ बाद में देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।